Hi friends and assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel The World of Engineers. दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप बुक बाय हांडा. द बुक नेम इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. इस लेक्चर सीरीज़ में हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ MCQs को डिस्कस करेंगे. तो दोस्तों अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके. सो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट विद MCQs नंबर 1. MCQs नंबर 1 is which of the following constitute an active component. दोस्तों इस MCQs में हमसे पूछा जा रहा है कि एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है. तो इस MCQs का आंसर देने के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एक्टिव कंपोनेंट के बारे में बताता हूँ. दोस्तों एक्टिव कंपोनेंट वो होता है जो कैपेबल होता है टू डिलीवर एनर्जी इंडिपेंडेंटली फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. यानी दोस्तों वो कंपोनेंट या वो डिवाइस जो हमें एनर्जी सप्लाई करता है न कि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो कंपोनेंट हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव कंपोनेंट इज टू डिलीवर एनर्जी फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो दोस्तों इस ऑप्शन ए में हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ऑप्शन बी रेजिस्टर्स है, ऑप्शन सी कैपेसिटर्स है और ऑप्शन डी इंडक्टर्स है. तो दोस्तों हम जानते हैं कि रेजिस्टर किसी भी सर्किट में पावर को डिसिपेट करता है यानी पावर कंज्यूम करता है. इसी तरह अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर भी हमारे पास किसी भी सर्किट में हमारे पास एनर्जी को स्टोर करता है और इंडक्टर भी यही काम करता है. तो कैपेसिटर और इंडक्टर भी हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम स्टोर एनर्जी कैपेसिटर यानी चार्ज कैपेसिटर की बात करें तो वो भी अगर हमें एनर्जी सप्लाई करता है तो वो फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए यानी थोड़े से वक्त के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करता है और फिर उसमें वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है. तो दोस्तों इस MCQs नंबर 1 का आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर ए यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस. क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसा कि ट्रांजिस्टर है वो हमें प्रोवाइड करता है पावर गेन, यानी एक्टिव कंपोनेंट हमारे पास पावर गेन भी प्रोवाइड करता है. तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया. MCQs नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव डिवाइस. तो दोस्तों एक्टिव डिवाइस की डिफिनेशन को हमने MCQs नंबर 1 में समझा. तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसफार्मर. तो दोस्तों ट्रांसफार्मर हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट नहीं है क्योंकि ये हमारे पास पावर गेन प्रोवाइड नहीं करता. ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट पर पावर सेम होता है. ये या तो स्टेप अप करता है करंट को या वोल्टेज को, या स्टेप डाउन करता है करंट और वोल्टेज को. ऑप्शन बी है SCR जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस है और ये हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट हो गया. तो ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक बल्ब. दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब भी हमारे पास एनर्जी डिसिपेट करता है यानी ये एनर्जी हमारे पास लेता है या पावर कंज्यूम करता है न कि पावर डिलीवर करता है. लाउड स्पीकर भी हमारे पास पावर एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी कंज्यूम करती है. तो ये लाउड स्पीकर भी हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट नहीं है. तो ऑप्शन बी यानी SCR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हमारे पास एक्टिव डिवाइस. तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी. दोस्तों MCQs नंबर 3 है द कंडक्टिविटी ऑफ मटीरियल्स फाउंड इन नेचर रेंजेस फ्रॉम 10 पावर 9 per ohm meter to nearly 10 power 18 per ohm meter
From this, it can be concluded that the conductivity of silicon in per ohm centimeter will be nearly. तो दोस्तों इस MCQs में मैं आप लोगों को एक टेबल दिखाता हूँ जो कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है और MCQs में हमसे पूछा है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो दोस्तों हमें पता है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो इस टेबल को अगर हम गौर से देखें तो इसमें हमारे पास मेटल्स की रेजिस्टिविटी यानी 10⁻⁹ से 10⁻⁵ तक जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमारे पास मेटल की होती है, और 10⁻³ से 10⁻³ और अगर हम इसको रिसिप्रोकेट करें यानी रिसिप्रोकल ले ले तो ये फिर भी बन जाएगा यानी 10⁻³ टू 10⁻³ जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। और ये हमारे पास है सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो हमारे पास उसका रेंज होता है 10⁻³ से लेकर 10⁻³ तक। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जर्मेनियम है डोप्ड, यानी डोप्ड जर्मेनियम की जो कंडक्टिविटी होगी वो 10⁻³ ये रेजिस्टिविटी है 10⁻⁻3, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको फिर हम कहेंगे कंडक्टिविटी। इसी तरह प्योर सिलिकॉन की जो कंडक्टिविटी होगी वो 10⁻⁻3 यानी ये रेजिस्टिविटी है 10⁻3, तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो हो जाएगी 10⁻⁻3। तो MCQs में हमसे पूछा है कि कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन क्या होगी, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जिसमें हमारे पास 10⁻⁻3 0.5 इंटू 10⁻⁻3 ये हमारे पास कंडक्टिविटी हो जाएगी सिलिकॉन की। MCQs नंबर 4 है द प्रोसेस by which impurities are added to a pure semiconductor is called, यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सिलिकॉन की अगर हम बात करें इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। यानी जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी दूसरे ग्रुप का एटम ऐड करें यानी उस को हम कहते हैं इम्प्यूरिटी। यानी अगर सिलिकॉन की बात करें जो कि ग्रुप 4 का एलिमेंट है, तो अगर हम ग्रुप 5 या ग्रुप 3 के एलिमेंट इसमें ऐड करेंगे तो उसको हम कहेंगे इम्प्यूरिटी। और जिस प्रोसेस के थ्रू हम इस इम्प्यूरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। तो हमारे पास ऑप्शन है सी, तो इस क्वेश्चन MCQs नंबर 4 का आंसर हो गया डोपिंग। MCQs नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव कंपोनेंट। दोस्तों इससे पहले कुछ MCQs हमारे पास थे एक्टिव कंपोनेंट पर, तो अभी है पैसिव कंपोनेंट। तो पैसिव कंपोनेंट हमारे पास वो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे पास इनकेपेबल होते हैं टू डिलीवर एनर्जी फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो दोस्तों यानी पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो एनर्जी डिलीवर करता है फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो अगर हम इन चारों ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास कैपेसिटर ही एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो हमारे पास जब चार्ज को स्टोर करता है तो उस स्टोर चार्ज को या स्टोर एनर्जी को ये फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए हमें प्रोवाइड करता है, न कि इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए। तो हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी यानी कैपेसिटर। दोस्तों MCQs नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ पैसिव कंपोनेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इन चारों में कौन सा एज अ पैसिव कंपोनेंट यूज होता है। तो दोस्तों हमें पता है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जितने भी है यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो सिलिकॉन से बने होते हैं स्पेसिफिकली, तो वो हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। जैसा कि ऑप्शन ए में है
टनल डायोड ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी में कैपेसिटर है। ऑप्शन सी में है ट्रांजिस्टर जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ऑप्शन डी है वैक्यूम डायोड। यानी इस MCQs नंबर 6 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमने MCQs नंबर 5 में डिस्कस किया कि कैपेसिटर हमें एनर्जी अगर सप्लाई करेगा तो वो फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, तो इस तरह इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है अ जर्मेनियम एटम कंटेन्स 2 electron orbits, 3 valence electrons, 4 protons, 4 valence electron। दोस्तों हमें पता है कि जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32 और हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट हम मालूम करते हैं 2n² फार्मूले की मदद से। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो 2, अगर हम सेकंड ऑर्बिट्स की बात करें तो 4 2s are 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करें 3 3s are 9 2s are 18। अगर हम फोर्थ ऑर्बिट की बात करें तो हमारे पास 32 और जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 32। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑर्बिट में 32। लेकिन 32 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जर्मेनियम में, तो 8 + 2 10 + 18 28 और रिमेनिंग बच जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। यानी लास्ट शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी जर्मेनियम के वैलेंस शेल में यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स नहीं 4 होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 प्रोटॉन्स नहीं। तो ऑप्शन डी हमारे पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। MCQs नंबर 8 है हमारे पास if the conductivity of pure germanium is 1.54 Siemens per meter, its resistivity in ohm meter will be nearly। तो दोस्तों हमें पता है कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। तो अब और रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/कंडक्टिविटी। तो हमारे पास कंडक्टिविटी दिया हुआ है 1.54 और रेजिस्टिविटी अगर हम मालूम करेंगे तो 1/1.4 जो कि हमारे पास आंसर आता है उससे 0.65। दोस्तों MCQs नंबर 9 है The type of atomic bonding most common in semiconductor is। तो दोस्तों हमेशा याद रखें कि सेमीकंडक्टर में जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है बिटवीन एटम तो वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, न कि मेटालिक, आयनिक और केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि अगर हम आइसोलेटेड सिलिकॉन की बात करें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 होते हैं, लेकिन अगर हम बहुत सारे सिलिकॉन को आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और वो बनता है जो हमारे पास डिफरेंट सिलिकॉन एटम यानी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब ये हमारे पास अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, यानी ये इस सिलिकॉन के साथ ये दूसरे सिलिकॉन, ये तीसरे, ये, और इसका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है और ये सिलिकॉन एटम स्टेबल बन जाता है। और इस किस्म की बॉन्डिंग जिसमें हमारे पास शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो इस किस्म की बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। दोस्तों MCQs नंबर 10 है व्हेन एन एटम आइदर गेन्स और लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट इज सेड टू बी। दोस्तों ये हमेशा याद रखें कि कोई भी एटम अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो हमारे पास बन जाता है आयन। ठीक है,
तो उस एटम को फिर हम कहते हैं आयोनाइज्ड एटम। यानी कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम कहेंगे कि ये एटम आयोनाइज हो गया और उस पर चार्ज आएगा। अगर वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हम कहेंगे नेगेटिवली आयोनाइज्ड। और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और हम कहेंगे कि पॉजिटिवली आयन्ड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि अगले वीडियोस हम इंशाल्लाह पूरी मेहनत के साथ बनाएं।